सुधा वर्गीज 2006 की पद्मश्री से सम्मानित और बिहार में मुसहर कम्युनिटी को लेकर लगातार काम कर रही और ये लगातार 5 दशक से काम कर रही। नारी गुंजन की शुरुआत कैसे हुई? मुझे एक ग्रामीण इलाके में रहना और काम करना का मौका मिला मुसहर जाति का। 19 बच्चे तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, लेकिन उनका एक कंडीशन था, दीदी तुम हम लोगों को उधर पहुंचाना स्कूल पे। वे लोग एक अफवाह उड़ाया कि मैं एक नक्सलाइट। वो लोग बोला ये तो जरूर नक्सलाइट होगी, जवान लड़की है, अकेले आके रहना और इतना निडर होके घूमना, ये सब साधारण लड़के नहीं कर पाएगी, ये नक्सलाइट है। हमको डराने का बहुत कोशिश किया, हम डर भी गए हैं। शराब बनाने में संख्या इनकी बढ़ी है क्योंकि वही उनके लिए एक रोजगार का साधन है या पैसा का साधन है कहें। जो पहले नहीं बनाते थे, ये अल्कोहल बैन होने के बाद सब कोई बना रहे हैं। जिस दिन तुम लोग आना बंद करेंगे, मेरे लोग बनाना भी बंद करेंगे। जैसे मैं थाना में अंडर कर रहे थे, मेरा एक लड़का बोला, दीदी देखिए वो 2 पंखा रखा है ना उधर, वो मेरा घर से उठा के ले आया। उनके पास रहने को जगह नहीं है तो वो निवास प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? उनका आय का कोई साधन नहीं है, आय ही नहीं है तो वो आय प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? और डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते। तो आपको लग रहा है कि इस प्रक्रिया को जब पूरी होगी ये, तो इसमें वोटर लिस्ट से पूरी कम्युनिटी ही कट जाएगी, जो लोग वोट देते रहे होंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार को लेकर के खेल रहा है तुम सिर्फ कुछ जातियों के लिए आयोग नहीं है, तो पूरा आबादी के लिए तुम्हारा आयोग है। लोगों का अधिकार को इतना हल्का मत समझो, और संविधान से जो अधिकार मिला है वो तुम्हारे बाप का नहीं है। मैं भारत का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूँ। ये जो कागज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पे नीचे की ओर एक हाशिए पर लिखा है, नई दिल्ली, दिनांक 29 फाल्गुन 1927, 20 मार्च 2006, राष्ट्रपति, और साथ में कलाम साहब की का हस्ताक्षर है। ऊपर आप देखेंगे तो एक नाम लिखा हुआ है, सुधा वर्गीज। सुधा वर्गीज 2006 की पद्मश्री से सम्मानित और बिहार में मुसहर कम्युनिटी को लेकर लगातार काम कर रही और ये लगातार 5 दशक से काम कर रही हैं आप। उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी हम लोग पटना से सटे दानापुर में हैं, तो जब आए तो मुसहर कम्युनिटी को लेकर और जो पूरा SIR का वितंडा शुरू हुआ है बिहार में, उसके इर्द गिर्द बात कर रहे थे। तो हुआ कि एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड की जाए क्योंकि हम अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे। मैम शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है खबर गाँव पे। पहला तो सवाल मेरा यही है कि हम जब आ रहे थे आपसे मिलने, तो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि आप मैम से पूछिएगा ये बात ज़रूर कि दुनिया भर के लोग अलग अलग जगह पे काम करना चाहते हैं, जो अलग अलग कोष्ठकों में देखा जाए तो सफल हैं, कामयाब हैं। सुधा मैम बिहार में और एकदम दूर सुदूर गाँव के इलाके में काम कर रही हैं, क्या वजह है, और वो भी इतने लंबे समय से? मेरा काम का एरिया और किन के साथ काम करेंगे वो सब मैं तय किए हैं। मैं मेरा काम उन लोगों के लिए करना चाहती थी और करती हूँ जो सबसे ज़रूरतमंद है, जिनके पास उनका मूल अधिकारों का हनन है। खाना खाने के लिए भी उनको अधिकार नहीं है। खाना मिलेगा तो खाएंगे, लेकिन उनको 2 खाना मैंने कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मिलेगा। और उनको कोई स्कूल नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई ऐसा अध्यापक अध्यापिका नहीं मिलेगा जो उनमें इंटरेस्ट है हम ये बच्चा को पढ़ाएंगे।
तो विपरीत परिस्थितियों में इन लोगों को रहना है और उधर से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भागने से कोई भी भागते हैं या एक जगह छोड़ के दूसरा जगह जाते हैं, वो कुछ अलग वातावरण देखते हैं उधर, वो मेरे लिए अच्छा होगा, इधर जो है उससे बढ़िया होगा। हमारे लोगों के लिए उस तरह का कोई सपना आज तक नहीं मिल रहा है। तो हम काम करती हूँ उन लोगों के साथ जो सबसे ज़रूरतमंद है और जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, काम की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो कुछ आप उनका मूल अधिकार सोचिए, वो सबसे वंचित है। पीने का पानी, ये तो सबको मिलना चाहिए, सबको इसके पीछे जाते हैं, लेकिन कभी लड़ाई हमारे लोगों के साथ होता है वही पीने के पानी के लिए। कभी उनको वंचित किया जाता है, तुम इधर से पानी नहीं लेना। तो इस वातावरण और इस माहौल नज़दीकी से देखने के बाद मुझे लगता है इधर ही काम करना है। और समय कितना भी लंबा हो, और समय का नापना तौलना मेरे हाथ में नहीं है। जहाँ तक जब तक काम हमसे होगा करने का कोशिश है, बस। एक अरसा हुआ आपको बिहार में काम करते हुए। मैं एकदम शुरू में चलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताएं, और ये कि पहली बार कब बिहार आना हुआ आपका? हाँ, पहले बार मेरा बिहार आना हुआ 1965 में। 65। ऐसा हुआ कि मैं मुसहर, शायद वही मुसहर जो जादी थी, एक मैगजीन में मैं देखा बिहार के गरीब की स्थिति यही है। कुछ पिक्चर्स भी था, रोड बगल में टूटा फूटा झोपड़ी था, बच्चे बिना कपड़ा रोड पे घूम रहा है, उसी बीच में गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो ये सीन मुझे बहुत एक चकित किया। मतलब बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षित रखने के लिए अगल बगल में कोई नहीं है। कोई गाड़ी आए उसको धक्का दिया, गिरा दिया, मार दिया तो हो गया, एक बच्चा मर गया। उसमें कोई खास विशेषता कुछ नहीं है। तो इसको हम वो मैगजीन में पढ़ी और देखा, तब मुझे तय करने का एक मौका मिला कि हम जिनके साथ ये सब हो रहा है उनके साथ जा कर के देखेंगे ये वास्तविकता है कि नहीं। तो वैसे मैं बिहार आई। तब क्या उम्र रही होगी आपकी? हैं? तब क्या उम्र रही होगी आपकी? 16 साल। 16 साल, जब वो मैगजीन वाला किस्सा हुआ। मैगजीन, मैं 10th पास हो गया मेरा 16 साल में। केरल से? हाँ। अच्छा। मैगजीन मैं देखे जब मैं 8th क्लास में थी, तो 14 साल। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताएं। केरल में आपके माता पिता, क्या बैकग्राउंड था? हाँ, मेरा बचपन मेरे माँ बाबूजी के साथ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है। मैं बड़ी हूँ और सब कोई चाहते थे कि हम पढ़े और आगे बढ़े। मेरी माँ के घर में भी मैं सबसे बड़ी बेटी थी, नाती पोती थी। तो बहुत अच्छा माहौल में मेरा दादा दादी थे और नाना नानी थे। सबों के लिए मैं पहला नाती नतनी, वो सब कुछ। और मेरा पिताजी एक कृषक था, फार्मर। हम लोगों का काफ़ी ज़मीन था, तो मुझे एक खुला वातावरण मिलता था। स्कूल से आएंगे तो जहाँ काम होता है उधर हम जाते थे। हम लोगों के घर पे करीब रोज
3-4 मजदूर लोग काम करते थे खेती में और वही जमीन पे। जैसे हमारा एरिया में अदरक का खेती बहुत होता था। तो जब नाना मेरे घर पे आए, मेरे पिताजी और माँ उनसे बोला, देखिए ना ये कई दिन से जिद्दी कर रहे हैं, इसको जाना है बिहार। तो नाना हमसे बात किया, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत क्या है और तुम क्यों जाना चाहते हो, वो सारी बातें वो हमसे बात करके उनको लगा। तो उसके बाद फिर मेरी माँ और पिताजी बात करना शुरू किया, ये कैसे क्या करेगी उधर जा कर के, उस तरह से। तो मेरा नाना ने कहा, अरे इनको जाना है तो जाने दीजिए, इसको क्या होगा, ये जा कर के देखेंगे, कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकती है तो वापस आएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इनको जाने दीजिए। तो जब मेरे नाना ऐसा बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके तरफ से एक गो साइन मिलेगा तो फिर कोई रोक नहीं सकते। तो वही। तो आपने पढ़ाई कंटिन्यू किया? तो पढ़ाई कंटिन्यू, इधर आने के बाद मुझे हिंदी मालूम नहीं था, बोलचाल बिल्कुल नहीं था, फिर इंग्लिश में भी वही प्रॉब्लम था। तो ये दोनों भाषा मुझे सीखने का मौका मिला। तब फिर मैं +2 किया जहाँ से? अच्छा। बिहार से। उसके बाद फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन भी किए। ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी दिन बाद मैं अपना लॉ भी किया। यहीं बिहार से ही? नहीं, बेंगलोर से। तो वैसे मेरा एजुकेशन। फिर ये नारी गुंजन की शुरुआत कैसे हुई? ये ख्याल कैसे आया कि एक संस्थान बना के काम करना चाहिए? शुरू में मेरा कोई पक्का प्लान नहीं था, संस्थान बनाने के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं कोई संस्थान से जुड़े काम नहीं किया। तो हुआ क्या, मुझे एक जैसे ग्रामीण इलाके में रहना और काम करना का मौका मिला। काम क्या करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे काम करना है, लेकिन महिलाओं को जुटा करके उन लोगों को अपना हक अधिकार के बारे में बात करना, जेंडर इक्वालिटी, ये सब ऐसे बात करना वो मैं करती थी। तो फिर मुझे लगा गांव में तो बच्चे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को पढ़ाना एक ज़रूरी काम है। ये सब मेरे मन में आया तो हम शुरू किया, अपने से शुरू किया। और हमेशा ये SC/ST चिल्ड्रन है जो एकदम पीछे है, स्कूल जाएंगे नहीं, कोई उनको स्कूल भेजने के लिए बोलेंगे नहीं। तो मैं उन लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन शुरू किया। सवेरे उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ गाना गाएंगे, तो बच्चे हमारे काफ़ी नज़दीक आना शुरू किया। तो फिर मैं उन लोगों से स्कूल जाने के बारे में बात किया। तो वो भी यही जाति का था, मुसहर जाति का। 19 बच्चे तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, लेकिन उनका एक कंडीशन था, दीदी तुम हम लोगों को उधर पहुंचाना स्कूल पे, और शाम को आ करके हम लोगों को लेके आना वापस। अच्छा, ये बच्चों का कहना? हाँ, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे क्यों? ना ना, अकेले नहीं जाएंगे, सबको ही बोला अकेले नहीं जाएंगे। ऐसे ठीक है, हम पहुंचा देंगे, मेरे लिए पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उस स्कूल में 2 मास्टर लोग थे, मैं उन लोगों से भी बोला, देखिए ये बच्चे पहले बार आपके स्कूल आ रहे हैं, थोड़ा इन लोगों को बहुत डांटना मारना वो सब मत कीजिएगा, यदि ऐसे करेगा तो ये लोग आएंगे नहीं। आपको 19 बच्चा मिल रहा है, बहुत लड़के लड़की। तो दे वर ऑल्सो खुश थे और वे लोग भी हमको साथ दिया। वैसे मैं अपना एक काम शुरू किया। और ये जब 19 बच्चों वाली जो बात आप बता रही हैं, ये किस क्षेत्र की बात होगी? वो भी दानापुर के। दानापुर। अच्छा। और ये संस्थान कैसे शुरू हुआ? उसके बाद मैं गांव में रहा, तो वो गांव में कुछ लोग थे, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैं बच्चों के साथ काम कर रहा है, महिलाओं को बैठाते हैं, बात कर रहे हैं,
तो वे लोग एक अफवाह उड़ाया कि मैं एक नक्सलाइट हूँ। वो लोग बोला ये तो जरूर नक्सलाइट होगी, अकेले आके जवान लड़की है, अकेले आके रहना और इतना निडर होके घूमना, ये सब साधारण लड़के नहीं कर पाएगी, ये नक्सलाइट है। और नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, वे लोग गांव को डिवाइड कर देता है। कोई एक पक्ष को लेकर के बात करेंगे, उन लोगों को साथ देंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। तो ये सब चीज़ें गांव में साधारण होता नहीं है, लेकिन ये लोग यही एक माहौल क्रिएट किया। कारण यही था, मेरे बच्चे स्कूल में हमसे बोला उस सारे बच्चों को पैसा मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो हम लोगों को भी पैसा चाहिए। तो मैंने कहा देखिए हम लोग 1 साल भी नहीं हुआ, मुश्किल से 2 महीने हम लोग क्लास में आया, तो वो लोग पैसा, सरकार पैसा नहीं देंगे। नहीं हमने को पैसा चाहिए, नहीं तो नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे स्कूल। तो मैं सोचे एक बार शुरू करने के बाद फिर नहीं जाना ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस में जा कर के वेलफेयर ऑफिसर या कौन था पता नहीं, उनको समझाया देखिए मेरा 19 बच्चे हैं, सब मुसहर जाति का है, वो लोग भी सुने हैं कि कोई पैसा दे रहा है सरकार, तो हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि थोड़ा पैसा उन लोगों को दे दीजिए, तब वो लोग रेगुलर स्कूल जाएंगे। तो वो बोले अच्छा ठीक है हम 50 रुपये कुछ दे देंगे। 2 महीने में कोई छात्रवृत्ति नहीं देता है, तो वो पैसा देने के लिए तैयार हो गया। तो हमारा ही गांव का एक आदमी, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो जान गया किसका किसका नाम है स्कूल में, उन लोगों का अकाउंट खुलवाए। अच्छा। 50 रुपया के लिए अकाउंट खुलवा करके वो पैसा इनका अकाउंट में आया, ये विथड्रॉ करके वो पैसा ले लिया। तो मुझे जानकारी मिला, सभी बच्चों का पैसा, 19 बच्चों का पैसा मुझे जानकारी मिला। और मुझे जानकारी ऐसे मिला, ऑफिस से हमको खबर दिया कि हम लोग 50-50 रुपये डाले हैं आपके बच्चों में। तो गोल्ड, तो मैं गांव में एक मीटिंग बैठा है, बोल के बच्चों को थोड़ा पैसा मिलने का था, लेकिन वो गायब हो गया। तो ये आदमी को लगा कि ही इज बीइंग एक्सपोज्ड ना, तो उसके बदले हमारा बदनाम किया कि मैं नक्सलाइट हूँ बोल के। वो चाहते थे कि मैं वो गांव में ना रहे, यदि हम रहेगा तो उनका चाल सब नहीं चलेगा। तो हमको समझ में आया, हम सोचे मेरा शुरुआत है और इनके साथ हमेशा ही रहेगा, मेरा काम आगे जाना मुश्किल है, तो मैं वो गांव छोड़ दिया और दूसरा बहुत दूर नहीं, बगल का एक गांव में जाके रहे। तो ये किस साल की बात होगी? 90? ये हो गया हमको लगता है 80। हाँ, तो उस वक्त तो बिहार में नक्सलिज्म हाँ। पीक पे था अपना। तो फिर हम वो गांव में जा करके सब फिर से शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को बैठा करके बात करना, वो सब चला गया, शुरू किया और आगे गया। और तब एक बार हम महिलाओं को लेके गया, कोई मुद्दा पर प्रदर्शन था, कुछ था, तो वे लोग हमको बुलाए, आप आइए कुछ महिलाओं को लेके आइए। तो हम लोग गए। तो उस समय मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं था, तो मैं इन लोगों से बोला तुम लोग थोड़ा पैसा लेके आइएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तब ये लोग आपस में बात करते, उधर के महिलाओं से बात किया, इधर बात किया, तो मेरी महिलाओं को समझ में आया या सुनने में आया कि उनके दीदी जो लेके आते हैं वही पैसा देता है। तो मेरी महिलाओं को लगा दीदी के पास भी पैसा होगा, दीदी हम लोगों को अपना पैसा से आने के लिए बोलते हैं। तो मेरे पास हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरी महिलाएं बोले ऐसे आप भी पैसा मांगिए, तब हम लोगों को जाने के लिए पैसा हो जाएगा। तो हम पता किया उन लोगों से, तो बोला हाँ काम करेगा तो आप पैसा मांग सकते हैं। तब मैं पूछ लिया कैसे कैसे, तो हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। मेरा संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं था, मैं सिर्फ नारी गुंजन का नाम से,
तो धीरे धीरे 2000 में हम रजिस्ट्रेशन कराए, तो अब कुछ पैसा आने लगा सरकार के तरफ से महिलाओं के साथ काम करने के लिए वगैरह। वैसे मुझे सीखना पड़ा कैसे चलाना है। ये नाम कैसे जहन में आया, कैसे तय हुआ कि इसका नाम यही रखते हैं नारी? मेरे साथ और 2-3 महिलाएं थी जो थोड़ा पढ़ी लिखी, और तो हम लोग मिल करके तय किया कौन सा नाम। तो नारी गुंजन, विमेंस वॉइस। हाँ। या एक सवाल ये है अभी को लेकर कि नारी गुंजन के तहत अभी आप लोग किस किस तरह का काम कर रहे हैं? जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं तो यहाँ मुसहर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो रहते हैं, बाकायदा हॉस्टल की तरह 150 बच्चे जो आपने बताया वो पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह के और क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं बिहार में? सबसे पहले शिक्षा। मेरे पास करीब 3500 बच्चे पढ़ते हैं अभी। पटना, गया, छपरा वैसे जिलों में मेरा शिक्षा का केंद्र चलता है। तो उधर एक केंद्र में 40 बच्चे के हिसाब से मेरा करीब 60-65 केंद्र चलते हैं। उसके अलावा मैं नौजवानों के साथ काम करते हैं, यूथ, महिलाएं। यूथ के साथ, यूथ को सबसे ज़्यादा पसंद था क्रिकेट खेलना, तो मैं उन लोगों को क्रिकेट में उतारे। वे लोग अभी भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट खेल के क्या मिलेगा? वे लोग बोला दीदी खाने के लिए तो नहीं मिलता है क्रिकेट खेल के, हम लोगों को कुछ और करना है। तो मैं कुछ बच्चे जिसको मैं हमारे सेंटर से फिर हम स्कूल में भेजा, उधर वे लोग 12वां क्लास पास हो गया। उन लोगों के लिए मैं होटल मैनेजमेंट में भेज दिया। अच्छा। वो काम किया। 9 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद अभी उनका प्लेसमेंट मिला दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ होटल में। तो वे लोग कुछ कमा रहे हैं। तो क्रिकेट मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझाएं कि क्या वो टूर्नामेंट खेलते थे या? हाँ, 4-5 टूर्नामेंट खेले, लेकिन हमारे लड़के आपके साथ टूर्नामेंट खेलेगा तो आप क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो ये एक इसी में था कंपटीशन बस। तो लड़के लोग भी चाहते थे, हम भी चाहते थे। इन लोगों को खाली खिलाना से क्या होगा? इनको आगे के लिए कुछ चेंज आना चाहिए। तो वे लोग अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं। लड़की लोग भी, लड़कियों को हम 4 व्हीलर का ड्राइविंग ट्रेनिंग दिलाए। वे लोग कुछ वैकेंसी का इंतज़ार में है, तो अभी एक वैकेंसी निकले हैं होम गार्ड्स का, तो उसी में वो लोग कोशिश कर रहे हैं। 1-2 लोग पास हो गया, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ नौकरी चाहिए, नहीं तो आगे जाना मुश्किल है। और खेती के भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? मेरे काफ़ी महिलाएं हैं जो खेती में काम कर रहे हैं, खेत लीज में ले करके, और ये प्रयास से उनका अपना एक कुछ पैसा जमा हो गया। जैसे प्याज का खेती में बहुत फ़ायदा कमाए, कोई महिला 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे खेत जो है आपने लीज पर लिए और फिर महिलाओं को वहाँ काम पे लगाया गया। देखिए, कोविड के समय में इनके घर में इतना भूखमरी था, तो ये लोग हमसे रोते रोते बोलते दीदी कुछ है तो ले आओ, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो उस समय हमारे पास रोटरी क्लब या लायंस क्लब थोड़ा सा राशन ला करके देते थे, तो वो राशन लेके मैं उधर पहुंचते थे। अंत में कोविड जैसे करीब करीब समाप्त हो रहा था, तो ये महिलाएं बोले अभी आपको कहाँ से राशन देंगे, ऐसे राशन खत्म, तो फिर कैसे होगा दीदी? ऐसे तो खेती करना है ना, हमारे पास खेती है ना पैसा है, कैसे करेगा? तो मैं बोला खेती बिना तुम्हारे बच्चे रोते रहेंगे। वो लोग भी जानते थे। तो धीरे धीरे हम अपने ग्रुप के साथ डिस्कस किया, तो हम लोग तय किया 10 महिलाओं को लेकर हम लोग खेती कराने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग 30,000 रुपये दिया 10 महिला को,
बोला तुम लोग खेत ले लो और उसको आगे ले जाओ अपना खेती, तब तुम्हारा बच्चा नहीं रोएंगे, भूखमरी खत्म हो जाएगा। तो वे लोग मेहनत किया और सही में वो अच्छा रिजल्ट लाया। तो इनको ये 10 महिलाओं को देखते देखते बाकी अगल बगल के महिलाएं भी खेती करना शुरू किया। तो खेती से काफ़ी फायदा हुआ। जो महिलाएं 5 लाख 6 लाख 7 लाख कमाए प्याज से, वे लोग अपना जमीन खरीद लिया। अच्छा, ये दानापुर के आसपास की बात? फुलवारी वो बगल वाला ब्लॉक है। तो करीब 10-12 महिलाएं खेत खरीद लिया, तो उनका अपना खेत हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया महिलाओं का। तो धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं होंगी जो इस खेती के काम से जुड़ी हुई हैं आपके साथ? अरे करीब 4000 महिलाएं खेती कर रहे हैं। 4000? हाँ। और अलग अलग तरह की खेती? या उनके पास सब्जी का है, फिर दाल दलहन, फिर चावल, गेहूँ, सब तरह का खेती है, प्याज। यस, अभी मैं वो महिलाओं को विभाग से जोड़े हैं एग्रीकल्चरल। तो पिछले साल उन लोगों को मशरूम का खेती के लिए मिला है, इस साल फिर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि विभाग से जुड़ करके अलग अलग तरीका का खेती करने का सीखें और आगे बढ़े। सुधा जी के नेतृत्व में एक बैंड चलता है, काम करता है, जिससे काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को उसके बारे में बताइए। नारी गुंजन बैंड या महिला बैंड, ये हम देखे हैं महिलाएं बैंड बजाते हैं तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। अच्छा। तो हम सोचे कोई प्रोग्राम में हम गए तो देखा, तो हम सोचे हमारी महिलाएं क्यों नहीं बजा सकते। तो मैं इन लोगों से बात किया, बोले कि देखो बहुत बढ़िया बजाते हैं, उसको बोले। तो बोले हम लोगों को सिखाएंगे तब ना। तो ऐसे तो सिखाएंगे तो हम लोग भी बजाएंगे। तो हम खोजे एक मास्टर को जो बैंड बजा सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो मुझे मिला और इन लोगों के बीच में उनको लाए, वो सिखाना शुरू किया। हम भी जाते थे शुरू में, क्योंकि परिवार की बात है ना। तो वे लोग सीख लिया और फिर ये काम शुरू या काम शुरू किए। तो अभी ये बैंड किस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं? सरकार भी इन लोगों को इनवाइट करते हैं, और नारी गुंजन का भी कोई प्रोग्राम है तो हम भी इनवाइट करते हैं। और शादी ब्याह में सब कहीं जाना है तो वे लोग जाते हैं। तो इनको अच्छा काम मिलता है, पैसा भी मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को, जब आपने क्योंकि आपका पूरा काम मुसहर कम्युनिटी के आसपास रहा है, तो एक चीज़ तो पहले ये आप बता दीजिए कि जब आप एक ऐसे वर्ग को लेकर काम करना चाहते हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं और जिनके साथ लगातार अत्याचार होते आया है और काफ़ी अलग अलग लेयर्स पे उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें पूरी वो दलित कम्युनिटी आती है। लेकिन आपने एक ख़ास उसमें से चुना कि हम मुसहर कम्युनिटी को लेकर काम करेंगे। वो क्या वजह थी? वो वजह यही था, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़रूरतमंद, और इनके बीच में और कोई नहीं आता है इनको एक रास्ता बताने के लिए। ये हमेशा भेदभाव का शिकार बन जाता है। तो मैं सोचे इनको मदद करके इनको आगे ले जाना, इनकी लड़कियों को पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना। तो वैसे हम इसमें मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा लगन लगा दिया, शुरू किया। पहला मौका ऐसा क्या था जब आपने मुसहर कम्युनिटी के किसी व्यक्ति, किसी पुरुष या महिला के साथ कोई ऐसा अत्याचार या कोई ऐसी चीज़ देखी जिसने आपको परेशान किया हो? कि मतलब रेप केस, ऑफ कोर्स मैं अधिवक्ता होने के चलते
वो केस सब मैं खुद हैंडल किया, लेकिन पूरा समाज को जला देंगे। हमारे लोग बहुत परेशान थे। वे लोग रात शाम होते होते कई परिवार भाग जाते थे। रात में कुछ भी हो सकता है, उस तरह का सोच था। तो फिर धीरे धीरे सबको मिला करके कि हम लोग हर चीज़ के लिए भागेगा तो कहाँ तक भागेगा। तो उस तरह का हिम्मत दे के सबको एक साथ। कोई एक अगर आप घटना बताएं जब इस तरह हाँ, की सबसे पहले मैं जमसौत मुसहरी में चीज़- 21 साल रहे हैं एक झोपड़ी में उन लोगों के साथ। तो इस समाज के साथ क्या क्या होता है, किस तरह का चैलेंजेस है, किस तरह का स्ट्रगल है, ये सब हम देख लिया। उनके साथ हम अनुभव भी किया। तो उधर एक रेप केस था। तो रेप केस में हमेशा जो अभियुक्त है वो एक खास जाति का है। तो वे लोगों को मालूम है हम ये लोग गलती किए हैं, लेकिन वे लोग जितना ज़्यादा हमको टॉर्चर कर सकते हैं, खास रूप से मुझे, उनका बोलना यही था, ये आने के पहले कोई विरोध नहीं करते थे। कौन केस करते थे? कोई नहीं। तो हमको उधर से भगाना है। मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। और मैं उस समय सब मैं साइकिल से घूमते थे। पैदल कितना घूमेंगे, तो साइकिल से हम काफ़ी दूर दूर तक जाते थे। तो बोला कि अकेले जाते हैं साइकिल से ना, इसको देख लेंगे रास्ते में। धमकियां मिलती थी। हाँ, तो वो सबको एक चैलेंज के रूप में लेना और आगे जाना उतना आसान नहीं था, लेकिन कैसे भी तो हुआ। कभी इस तरह का अनुभव रहा कि लोगों ने हमला करने की कोशिश की और कोशिश की हो कि जो धमकियां वो दे रहे हैं हमको वो डराने का बहुत कोशिश किया। हम्म, हम डर भी गए हैं, लेकिन कभी छोड़े नहीं। एक सवाल ये है कि जैसे आप स्कूल चला रही हैं या अलग अलग तरह से इस समाज के बीच में काम कर रही हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत है क्योंकि बच्चों का खर्च है और वो संख्या बहुत बड़ी है बच्चों की 3-4 हज़ार के करीब। तो वो कैसे मैनेज होता है? इधर का हॉस्टल का सारा खर्चा सरकार देता है। बिहार सरकार। अच्छा। तो वो खर्चा मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। दूसरा, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनका कॉपी किताब हर चीज़ का खर्चा हमको देना पड़ता है। हमको एक तो अच्छा फंडर्स है, वे लोग उसका खर्चा देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बार बार हम कई बार कस्टोडियल डेथ की खबरें सुनते हैं बिहार से, यूपी से, और जब उस एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि उसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनका नाम है। इस तरह के केस आपने कभी डील किया हो, इस तरह की घटनाएं आपके सामने आई हो? कई घटनाएं। तो कुछ हद तक हम देखते हैं इसमें पुलिस का ही गलती या कमी है। जो केस को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर डालना है नहीं डालता है, तभी परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये परिवार का कमाने वाला एक ही व्यक्ति था और उसका जान मार दिया या मरवा दिया या पुलिस ने उसको पीटे है, जो कुछ किया। तो एक हद तक हम लोग लड़ सकते हैं। आगे जो लड़ाई है उसमें प्रशासन का सहयोग चाहिए, वो सहयोग नहीं मिलता, तब केस से जो प्रभावित परिवार है उसका फायदा नहीं होता। तो वैसे मेरा कई केस है जिसका ये मुआवजा नहीं मिला। जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे तो आप एक गाक ताल की घटना का जिक्र कर रहे थे। मैं चाहता हूँ अगर आप वो बताएं। वो इमस्टावी ने जवान लड़का था,
वो पिए हुए थे। और मैं दर्शकों के लिए बता दे रहा हूँ कि पटना में एक जगह है गाफ ताल करके, जहाँ की ये घटना है जो मैम बता रही हैं जी। और पुलिस उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के 1-2 दिन जेल में रहा। तो परिवार गए उससे मुलाकात करने के लिए, लेकिन परिवार का कहना है कि मुलाकाती भी ठीक ठाक से नहीं हो पाए, बात नहीं हो पाए। उसके बाद ये लोग सोचे ये तो जेल में है और पुलिस इसको पीटे है। और आज ही मैं किसी से बात कर रहे थे ये केस के बारे में, तो हमको पता चला, वे लोग बोले हैं कि ये आदमी जब समय समय पर इसको पीने के लिए नहीं मिलता है तो ही बिकम्स थोड़ा अपनॉर्मल जैसे। तो जेल में भी वो किसी न किसी जेल क्या बोले कैदी को मारने का, अटैक करने का शिकायत हुआ। तो पुलिस इसको मारे है, कैदी लोग भी इसको मारे हैं। वैसे मारते मारते इसका हालत और ख़राब हो गया। तो इसको वे लोग PMCH दैट इज़ मेडिकल कॉलेज में जाके डाल दिया। पटना मेडिकल कॉलेज, हाँ, उधर जाके डाल दिया। उधर जाके डाल दिया और वो मर गया। 2-3 दिन रहा, मर गया। तब फिर परिवार को खबर नहीं दिया कि ये आदमी मर गया। तो परिवार दूसरे कहीं से सुना तो सब उठ करके चल आए, जेल तरफ आया। तब हमसे भेंट हुआ, इधर ही हॉस्पिटल जेल बगल बगल में है, दानापुर। हाँ। तो मैं भी पुलिस से पूछा तो पुलिस बोला नहीं, हम 112 में रहने वाले हैं, हमको ये केस के बारे में पता नहीं। उसके बाद मैं इन लोगों को बोला आप थाना जाके बात कीजिए। तो बात किए, थाना कुछ कोई भी जाए थाना ठीक ठाक से बात नहीं करते हैं। उसके बाद वो पेपर में भी आया था शायद। फिर परिवार छोड़ दिया, क्या करे, मर गया तो मर गया। उसका लाश मिला पोस्टमार्टम के बाद और उसका परवाह किया। इस घटना के जिक्र में शराब की बात आई। शराब बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तो उसके बाद एक चीज़ ये देखी गई कि कच्ची शराब बनाने वालों की संख्या बढ़ गई कि वो जहरीली शराब हो जाती है, फिर लोग पी के मरते हैं। उसमें भी काफ़ी हद तक बैकवर्ड क्लास के कम्युनिटी के लोगों का नाम आता है। अभी जब मैं बता भी रहा था कि हम लोग SIR के संदर्भ में जो वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है, इस संदर्भ में जब दीघा में मुसहर बस्ती में गए तो वहाँ कई लोगों ने बताया कि हाँ शराब मिल जाता है, बनाते भी हैं और इस तरह की चीज़ें। आप क्योंकि उस कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, तो क्या ये शराब बनाने में संख्या इनकी बढ़ी है क्योंकि वही उनके लिए एक रोजगार का साधन है या पैसा का साधन है कहें कि? जो पहले नहीं बनाते थे, ये अल्कोहल बैन होने के बाद सबको ही बना रहे हैं। अच्छा। यस, संख्या घटे नहीं, बढ़िया। अब पीने वालों का संख्या भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बोलते हैं जिस दिन तुम लोग आना बंद करेंगे, मेरे लोग बनाना भी बंद करेंगे। लेकिन हमेशा वो लोग इन लोगों पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार है। साला दारू बनाते हैं तो तुम क्यों आते हैं पीने के लिए? तो ये एक विवाद की बात हो गई। लेकिन इसमें सबसे पहले सरकार का जिम्मेवारी है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिनके पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं है, तो करेंगे क्या? उनको तो 2 खाना कम से कम चाहिए। उसका बाल बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सबको संभालने का कोई ना कोई रास्ता चाहिए ना। वो रास्ता बिना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार आंख बंद करने से, और फिर पुलिस भी अंधाधुंध कार्रवाई करती है, लगातार आरोप लगते हैं कि पुलिस करते हैं जो सरकार चाहते हैं। ये दारूबंदी से सबसे फायदा कमाए है पुलिस।
जहाँ जाए मने डरा डरा करके पैसा मांगेंगे, लेंगे। जहाँ पैसा देखेगा उठा के ले जाएंगे। बिहार में इन दिनों एक चुनावी साल है और 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है। वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर एक प्रक्रिया चल रही है जो SIR की प्रक्रिया है, और उसमें चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं वेरिफिकेशन के लिए। खासकर मुसहर कम्युनिटी के संदर्भ में मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके पास रहने को जगह नहीं है तो वो निवास प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? उनका आय का कोई साधन नहीं है, आय ही नहीं है तो वो आय प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? और डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते। तो आपको लग रहा है कि इस प्रक्रिया को जब पूरी होगी ये, तो इसमें वोटर लिस्ट से पूरी कम्युनिटी ही कट जाएगी, जो लोग वोट देते रहे होंगे पहले? मेरे लोग वोट नहीं दे पाएंगे। कहाँ से 11 डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? बहुत बहुत कम लोगों के पास आधार कार्ड है, और वोटर आईडी जो पहले बहुत अच्छा से रखते थे, आधार कार्ड आने के बाद सब कोई सोचते हैं आधार कार्ड से सब काम चलता है, इसलिए वोटर आईडी कार्ड भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट सब छोड़िए, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हालत यही है कि हमारे लोगों का वोट समझिए छीन करके फेंक दिया। बहुत खराब स्थिति है। हमारा संवैधानिक अधिकार को लेकर के खेल रहा है, तो वही हो रहा है। कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लोग एक साथ सरकार में थे तो कास्ट सर्वे हुआ बिहार में, तो उनका उस सर्वे का एक आंकड़ा है कि बिहार में 40,35,000 के आसपास की आबादी है मुसहर कम्युनिटी की, और उसमें से सिर्फ 95 या 97 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। उतना उससे भी कम होगा असल डाटा। और तो उस 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है उनमें से मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, तो वो तो है ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं है, तो वो कहाँ से लाएंगे? यस, बहुत खतरनाक स्थिति है और इसको सरकार नहीं समझते हैं। चुनाव आयोग का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो उसका फ़ायदा में है, क्योंकि सोचते हम नहीं जानते थे इतना माने स्थिति खराब है। तो लेकिन तुम सिर्फ कुछ जातियों के लिए आयोग नहीं है, तो पूरा आबादी के लिए तुम्हारा आयोग है। नहीं जानते तो सीखो, पढ़ो, जानकारी लो। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप लंबे समय से काम कर रही हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कहा गया हो कि भाई आपका लंबा काम है, अनुभव है, आप रही हैं साथ में, तो आप हमें सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए इस समाज की बेहतरी के लिए? कोई डिपार्टमेंट से कभी कभी ऐसा सवाल होता है, तो मैं जो मेरा अनुभव से क्या हो सकता है हम बताते हैं, लेकिन वो करने के लिए लोग तैयार नहीं है। अच्छा। उसके लिए यदि हम किसी के साथ, मान लीजिए हम 200 महिलाओं के साथ काम करेंगे, मेरा समय जाएगा उसी में, मेरा मेहनत जाएगा, मेरा गुडविल जाएगा, मुझे कुछ प्लान करना है, मुझे कुछ रिसोर्सेस जमा करना है, ये सब चीज़ मिलाएंगे तब ही कोई काम होगा। उसके लिए सरकार कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, तो कहाँ कुछ रिजल्ट मिलता है? दिखाइए हमको। जीविका को छोड़ करके, जीविका के बारे में बोलते बोलते जीविका को छोड़ करके महिलाओं के साथ क्या किए, और जीविका भी, मैं जीविका का कार्यकारिणी समिति का मेंबर हूँ, तो जीविका के साथ भी मेरा मतभेद है। जीविका से महिलाएं कभी मुसहरी में नहीं जाएगा, उनको उधर बैठने का स्टाइल और सफाई सब नहीं जचता है, इसलिए नहीं जाएगा। तो यह कि DM साहब हमसे बोला कल मैं जीविका के लोगों को इधर भेजेंगे। I said सर प्लीज लोगों को मत भेजिए, लोगों का आना बेकार है। मैंने said क्यों ऐसा बोलते हैं? I said वही है। I said नो नो, हम उसको मेरा ऑफिस में बुला के समझा के भेजेंगे। अभी एक DM उतना बोलेंगे तो हम क्यों बोलेंगे नहीं? तो I said ठीक है सर भेजिए। वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे सबों के लिए,
मेरे मेरे मुसहर कम्युनिटी में कभी आकर के हमको बताइए कि आप 10 बच्चियों को पढ़ाए हैं, मैं चैलेंज करूँगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप 3-4 ऐसे क्षेत्र बताएं या मुद्दे बताएं जिन पर बहुत ही एक्सटेंसिवली काम करने की ज़रूरत है मुसहर कम्युनिटी को लेकर सरकार कि मतलब आप इससे कम से कम शुरू कीजिए और इस पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन लोगों को ज़मीन दीजिए, अच्छा, एक जगह दीजिए जहाँ वो खड़े हो करके एक आत्मविश्वास के साथ हम इधर से शुरू करेंगे। उसको रोजगार दीजिए, हम कमाएंगे, हम पैसा लेंगे, वो पैसा से मैं ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बच्चे का स्वास्थ्य देंगे, उसका साफ सफाई देंगे। तो हर चीज़ के लिए पैसा जरूरी है। हम कमाएंगे तभी पैसा आएगा, हम भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो जमीन और महिलाओं को कुछ रोजगार करने के लिए जमीन के अलावा भी कुछ रोजगार कर सकते हैं, करने के लिए पूंजी दीजिए। नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो जाए और एक जॉब पकड़े, वो जॉब से उसका परिवार में कुछ बदलाव लाए। आज कितने परिवार होगा बाकी समाज के बीच में जिनके पास एक छोटा सा भी जो जॉब नहीं है? कोई नहीं होगा। हम क्यों बहुत अलग है? हमको भी चाहिए। अंत में 2 हल्के सवाल, बहुत ही और छोटे सवाल हैं। आप केबीसी में गई और कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ अनुष्का शर्मा और वरुण धवन भी उस एपिसोड में आपके साथ थे। अमिताभ बच्चन से आपकी मुलाकात हुई, क्या तजुर्बा रहा, कुछ बातचीत हुई जो? अमिताभ बच्चन जानते थे मैं क्या करती हूँ, किन के साथ काम करती हूँ, वो सब चीज़ वो जानते थे। तो उनका एक संवेदनशीलता से वो मेरा काम को देखते हैं और इतना काम कर रही है। वो तारीफ किया कि मैं साइकिल लेकर के इतने जगह पहुँचते हैं और इतना बड़ा काम कर रहा है। सब एक समझदार व्यक्ति है, वो समझदारी के साथ मेरा हमारे साथ बात भी की। और वरुण धवन और अनुष्का शर्मा they से are कोई very बातचीत? helpful. I mean, they were very helpful and supportive. Yeah. कुछ उनकी तरफ से दिलचस्पी दिखाई गई इस काम से जुड़ने की? वो वे एडमायर किया मेरा काम को। अमिताभ जी हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मदद भी किए हैं। आपको पद्मश्री मिला एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों, राष्ट्रपति थे जब, कुछ बातचीत हुई थी आपकी? हाँ यार, उधर भी हम बोल दिए हम इन लोगों के साथ काम करते हैं। तो ये सेड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स उधर बहुत ज़्यादा बात करने का माहौल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बात हुआ। एकदम। अब ये लास्ट सवाल है आपके, जब हम लोग यहाँ आए तो हर तरफ पुरस्कार सम्मान लगे, आपको गिनती याद है क्या कि आज तक आपको कितने अवार्ड्स मिले होंगे या सर्टिफिकेट? नहीं मालूम है। तो जो मिलता है आप लाके यहाँ रख देते? इधर रखते हैं, भीतर भी है, भीतर भी है, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला। अच्छा। कैमरे के पीछे हमारे साथी जेरी हैं और उनका ये सवाल है कि जब आप काम करते हुए या काम करके लौटती हैं और ये इन अवार्ड्स पे नज़र जाती है तो क्या फीलिंग आती है, कुछ ख्याल आता है दिमाग में? हाँ, एक अच्छा, क्या बोले, अच्छा फीलिंग बोलेगा तो वो बहुत कम है। आई फील हैप्पी एंड सेल्फ अप्रिसिएशन। जो गिफ्ट मुझे मिला एज अ पर्सन, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, एवरीवेयर, somehow I have made use of that, and I take every opportunity to talk about my people, my work related to them, and let others know that they are also there and they can be changed through education, through
other involvements with them. So I appreciate the support I get from so many people support me through their communication, their words of appreciation or good wishes. Not that they all give me some material support. No, just being with me in solidarity. That is very important for me. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। Thank you. ये बातचीत खत्म करते हुए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कोई कविता पढ़ी जा सकती है जो दलित कवियों द्वारा, चिंतकों द्वारा लिखी गई हो, लेकिन मैं एक बात के साथ खत्म करना चाहता हूं जो हम इस बातचीत से पहले मैं और मेरे साथी जेरी डिस्कस कर रहे थे कि आप ये पूरी बातचीत जब सुनेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सुधा वर्गीस के लिए ये कम्युनिटी, मुसहर कम्युनिटी, वो लोग या मुसहर समुदाय या ये लोग वो लोग नहीं हैं, उनके लिए वो हम हैं। वो जो संज्ञा, वो सर्वनाम जो इन्होंने बदला है, उसी में उनका सारा काम दिखता है। आप और खोज के देखिए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब हम बिहार कवर कर रहे हैं चुनाव के सिलसिले में, तो नारी गुंजन बैंड या स्कूल का जो पूरा काम सुधा वर्गीस कर रही हैं उसको आप तक लेकर आएँ। इस बातचीत पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। एक मिनट, ये जो फोटो है वो बच्ची बीच में, हाँ, वो मेरा स्टूडेंट थी। अच्छा, मैं उसको मैट्रिक पास कराई। हाँ। उसके बाद वो गांव के आधार बहुत बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, कौन शादी करेगा, उस तरह की बातें। ऐसे शादी करने का उम्र तो पार नहीं हुआ, तो एक शिक्षित व्यक्ति, बीएससी पास मुसहर लड़का मिला इसको, और वो लड़का इसको +2 कराए, और ये पिछले 15-18 साल से गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है। अच्छा, यहीं बिहार में या पाली में। So she accomplished something. She was the most poor child in that the basti where I was living. तो अधिकतर शाम को मेरे पास आएंगे, हम उनको पढ़ने के लिए, मेरा एक बल्ब जलता था तो उसी में पढ़ती थी, और हमारा खाना हम लोग एक साथ खाते थे। वेरी फाइन गर्ल। सो टुडे शी इज समबडी, सरकारी टीचर है, एंड अच्छा फैमिली, एक लड़का एक लड़की, वो लोग भी अच्छा पढ़ते हैं, और हस्बैंड भी अच्छा पढ़ा लिखा। अभी दोनों, ही वर्क्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड शी इज आल्सो इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो मैम जिस तस्वीर की बात कर रही हैं वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, उनके ठीक बगल में एक तरफ अनुष्का शर्मा है और दूसरी तरफ एक महिला है जिनके बारे में मैम बता रही हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।